हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत से लोगों की ये दिली तमन्ना होती है कि वह एक दिन इतने सक्सेसफुल इंसान बने कि दुनिया में हर जगह उनका नाम हो, हर कोई उन्हें जानता हो, इंटरनेट पर वह एक जाना माना चेहरा हो। हम में से बहुत से लोगों ने जिज्ञासा पूर्वक खुद को ही इंटरनेट पर सर्च भी किया होगा, लेकिन क्या ऐसा करना किसी के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है? क्या महज इंटरनेट पर अपना नाम सर्च करने के बाद किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है? आज का एपिसोड एक ऐसी विचित्र घटना के बारे में है जो जितनी विचित्र है उतनी रहस्यमयी भी है। लेकिन आज की इस रहस्यमय कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिससे आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सफलता तो पा ही सकते हैं। तो गाइस, क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हो और सोच रहे हो कैसे अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में? इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस ऑफ क्वालिटी स्टॉक रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स आपको स्टॉक एडवाइजर चाहिए होगा जो आपको ये बताएगा कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और कौन से पर ट्रेड करना है। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास सबसे पहले डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल इसे ओपन करने में आपकी हेल्प करेगा। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है जिसे एस्टैब्लिश होकर 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं विद 19 लाख प्लस कस्टमर्स। इसके लिए बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ, और बस आप स्टॉक मार्केट में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देता है जो आपको बताता है कि कब क्या बाय करना है एंड कब क्या सेल करना है, और आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन का नोटिफिकेशन भी मिलेगा मोतीलाल ओसवाल ऐप में, जो कि बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे मोतीलाल ओसवाल ऐप में, वैसे ही आपको एक वेलकम किट मिलेगी वर्थ ₹25,000, जिसमें सभी AI टूल्स इंक्लूडेड हैं। और यही नहीं, 3,000 रुपये के डिस्काउंट कूपन्स भी मिलेंगे, प्लस 1,000 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा ब्रोकरेज पर। यह एक फास्ट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग करने के लिए। आप अपनी सहूलियत के अनुसार कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं मोबाइल ऐप या फ़ोन कॉल के थ्रू। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो तुरंत उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, फ़ोन नंबर एंड सिटी डालिए और अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट तुरंत ओपन करें। यह घटना है पोर्टलैंड में रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम था एनोरा पेट्रोवा। वह अपने माता पिता के साथ पोर्टलैंड में रहा करती थी और बचपन से ही आइस स्केटिंग के खेल में खासी दिलचस्पी रखती थी। एनोरा में आइस स्केटिंग के लिए दीवानापन इतना था कि महज 13 साल की उम्र में उसने कई चैंपियनशिप और कंपटीशन को जीत लिया था। एनोरा को उसके करीबी एनी नाम से पुकारते थे। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस कहानी में अचानक ही एक अजीब सा मोड़ तब आया जब अपनी एक महत्वपूर्ण कंपटीशन क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से एक रात पहले एनी ने उत्सुकतापूर्वक अपना नाम इंटरनेट पर सर्च किया। कुछ देर में एनी को उसके नाम का एक विकिपीडिया पेज दिखाई दिया। जब एनी ने इस पेज को ओपन किया तो पाया कि उस विकिपीडिया पेज पर उसकी लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी दी गई थी, जो कि बिल्कुल ठीक भी थी। उसी पेज पर एनोरा की अचीवमेंट्स वाले सेक्शन में एनोरा को पोर्टलैंड क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप का विनर बताया गया था। लेकिन यहाँ अजीब बात यह थी कि यह कंपटीशन तो वास्तव में अभी तक हुआ भी नहीं था। एनोरा को लगा कि शायद उसके पिता ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए इस विकिपीडिया पेज को बनाया होगा और अगले दिन होने वाली क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से पहले ही उसका विनर घोषित करके उसके पिता शायद उसका मनोबल बढ़ाना चाह रहे हों। अगले दिन एनोरा ने वास्तव में भी वह चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन जब उसने उस विकिपीडिया पेज के बारे में अपने पिता से पूछा तो उसके पिता ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई भी पेज नहीं बनाया है। अब वो अपने हर कंपटीशन से पहले उस विकिपीडिया पेज को विजिट करने लगी। उस पेज पर आने वाले कंपटीशन के बारे में जो कुछ भी लिखा होता था वह सब कुछ सही साबित हो जाता था। कई कंपटीशन को जीतने के बाद एनोरा के मन में तभी एक खुराफात ने जन्म लिया। एनोरा ने उस विकिपीडिया पेज पर आने वाले कई कंपटीशंस और आने वाले ओलंपिक से जुड़ी डिटेल्स को एडिट करने की कोशिश की, लेकिन एनोरा ऐसा कर ना सकी। शायद उस पेज को एडिट करने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस घटना के बाद एनोरा के साथ एक के बाद एक बुरी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद ही वो पेज एक बार फिर से अपडेट हुआ और अब उसमें दी गई जानकारियों का कुछ भाग बदला जा चुका था। अब उसमें लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो वो डिज़र्व करती है। इस पेज पर लिखा था
कि एनोरा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता एक भीषण कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये पढ़कर एनोरा बेहद घबरा गई और तुरंत अपने माता पिता को कॉल करने लगी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद एनोरा का कॉल नहीं लगा और अगले ही दिन एनोरा को खबर मिली कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उन दोनों की जान चली गई। इस खबर से एनोरा बेहद आहत थी। उसने इस पेज को इंटरनेट से हटवाने की भी कई कोशिशें की, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो सकी। अंततः स्केटिंग में मिल रही लगातार नाकामयाबी और माता पिता के निधन के दुख के कारण एनोरा एक गहरी निराशा में डिप्रेशन की अवस्था में चली गई। कई दिनों तक अलग अलग शहरों में एनोरा का इलाज चलता रहा और अब वह पहले से कुछ बेहतर स्थिति में आ चुकी थी। एनोरा एक बार फिर स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगी थी और फिर एक रात एनोरा ने एक आखिरी बार उस विकिपीडिया पेज को पढ़ने का फैसला किया। अब इस पेज पर लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर स्केटिंग विनर थी। इस अनाथ की मृत्यु इसके लालच और अकेलेपन के कारण हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस को एनोरा की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली। अपने कंप्यूटर की टेबल पर गिरी एनोरा कई दिनों पहले ही मर चुकी थी। इस पूरे केस की तफ्तीश में पुलिस ने बताया कि एनोरा ने उसके माता पिता के एक्सीडेंट वाली रात उन्हें कॉल किया ही नहीं था और ना ही उसने कभी किसी विकिपीडिया पेज के बारे में इंटरनेट पर कहीं कंप्लेंट की थी। पुलिस को एनोरा के कंप्यूटर में एनोरा द्वारा लिखा एक लेटर मिला जो उसने उसके कॉम्पिटिटर और दोस्त ब्री को लिखा था, जिसमें उसने उसके साथ घटित सारी घटनाओं का वर्णन किया था। लेकिन इस लेटर को भी एनोरा ने कभी ब्री को डिलीवर नहीं किया। तो आखिर ये सब क्या था? क्या ये सब कुछ एनोरा की मनगढ़ंत इमेजिनेशन थी? क्या एनोरा किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित थी या वाकई उसके साथ कुछ अननेचुरल, कुछ अकल्पनीय घटित हो रहा था? जो कुछ भी था वाकई बेहद विचित्र और मिस्टीरियस था। एनोरा आज भी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता और ना ही आज तक कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे इस घटना को पूरी तरह से झुठलाया जा सके। इस कहानी को सबसे पहले क्रीपीपास्ता नाम की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था, जिसके कारण आज भी कुछ लोग इसे महज एक काल्पनिक घटना मानते हैं। लेकिन हमारी इस अद्भुत, अकल्पनीय और मिस्टीरियस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।